वस्तुनिष्ठ प्रतिरूपता का सिद्धांत का स्वरूप में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम महेश कोड़ी है। वालचंद कला एवं विज्ञान महाविद्यालय सोलापुर स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में अध्ययन एवं अध्यापन का काम करता हूं। तो वस्तुनिष्ठ प्रतिरूपता का सिद्धांत का स्वरूप के संदर्भ में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। टी.एस. इलियट द्वारा प्रस्तुत वस्तुनिष्ठ प्रतिरूपता सिद्धांत का स्वरूप, इसमें आप लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रतिरूपता सिद्धांत का स्वरूप के संदर्भ में जानकारी मिलेगा। वस्तुनिष्ठ प्रतिरूपता सिद्धांत का स्वरूप, इस सिद्धांत को कई नामों से जाने जाते हैं, जैसे कि वस्तुनिष्ठ समीकरण, वस्तुनिष्ठ सहसंबंधित, वस्तुनिष्ठ पारस्परिकता या वस्तुनिष्ठ प्रतिरूपता सिद्धांत आदि के नाम से जाना जाता है। कवि जब काव्य रचना में प्रवृत्त होता है तो उसके मूल से या मूल में प्रेरक भाव कोई एक ही हुआ करता है, परंतु बाद में अनेक भाव, संवेदन तथा विचार परस्पर टकराते हैं और काव्य की परिणति होते होते उनमें न जाने कितने भाव, संवेदनों तथा विचारों का सम्मिश्रण तथा विलयन हो जाता है। जहाँ तक कविता की सफलता का प्रश्न उठता है, वहाँ कविता तभी सार्थक होती है जब कवि के मन के भाव पाठक तक यथार्थ रूप में संप्रेषित हो जाए। सच तो यह है कि भाव, संवेदन तथा विचार ये सभी अमूर्त होता है। अमूर्त को प्रत्यक्ष मूर्त नहीं किया जा सकता तथा सहृदय को अप्रत्यक्ष की अनुभूति नहीं हो सकती। अतः प्रश्न यह उठता है कि इन्हें अनुभूति के योग्य कैसे बनाया जाए, अर्थात कवि के मन से सहृदय के मन तक इन्हें कैसे पहुंचाया जाए। एक बिंदु पर कवि खड़ा है और दूसरे बिंदु पर पाठक, दोनों में अनुभूति के स्तर पर कोई संबंध सूत्र नहीं है। फिर भी कवि की भाव संपदा को उस तक पहुंचाना है। इसी समस्या के समाधान के लिए इलियट ने वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। अमूर्त का संप्रेषण नहीं हो सकता, अतः एक ही उपाय है कि किसी मूर्त वस्तु की सहायता से अमूर्त संप्रेषित किया जाए। कला के रूप में भाव को अभिव्यक्त करने का एक ही उपाय है और वह है किसी सहसंबंधी वस्तु, जैसे वस्तु, समुदाय, परिस्थिति, घटना श्रृंखला को ढूंढ निकालना जो उस विशिष्ट भाव का सूत्र हो। ऐसा सूत्र कि जब वे बाह्य वस्तुएं प्रस्तुत की जाए तो इंद्रिय अनुभूति से युक्त होकर वे भाव को सहजात प्रकट कर दे। यह सिद्धांत इलियट की कोई मौलिक उद्भावना नहीं है। इसका सर्वप्रथम संकेत एरिस्टोटल ने अर्थात अरस्तु ने अपने काव्यशास्त्र में किया था। बाद में फ्रांसीसी प्रतीकवादियों ने भी अपने काव्य में इस पद्धति का आश्रय लिया। संभवतः यही से प्रेरणा ग्रहण करके इलियट ने इस सिद्धांत की स्थापना की है। यद्यपि दोनों में किंचित अंतर अवश्य है। प्रतीकवादी वस्तु की सटीकता के स्थान पर उसकी व्यंजकता को अधिक महत्व देते हैं, वही इलियट वस्तु की व्यंजकता के स्थान पर उसकी सटीकता को अधिक महत्व देते हैं। कुछ भी हो, लेकिन वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत का स्वरूप को देखना यहाँ पर अत्यंत आवश्यक है। तो वही देखेंगे। सबसे पहला है, कवि मन के भाव अमूर्त होते हैं, अतः इन्हें किसी मूर्त वस्तु की सहायता से अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो नंबर 2 पर है, अभिव्यंग्य भाव और अभिव्यंजक वस्तु में संबंध। अमूर्त भावों को व्यक्त करने के लिए उसका संबंध किसी मनचाही वस्तु के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। अभिव्यंग्य भाव और अभिव्यंजक वस्तु में ऐसा संबंध होना चाहिए जो उस भाव को यथार्थ रूप में अभिव्यक्त कर सके। नंबर 3 पर है, मूर्त विधान का कोई निश्चित रूप या प्रकार नहीं है। इस तरह के मूर्त विधान कोई निश्चित रूप या प्रकार नहीं। वह मूर्त विधान कभी वस्तु समुदाय हो सकता है, कभी कोई परिस्थिति हो सकती है या फिर कभी कोई घटना श्रृंखला भी हो सकती है। अंतिम है जो 4 नंबर पर है, बाह्य वस्तुओं के माध्यम से कवि और पाठक के बीच में भाव तादात्म्य स्थापित हो सकता है। इस तरह
वस्तुनिष्ठ प्रतिरूपता का अवलंबन करने से अमूर्त भावों का स्पष्ट करने के लिए बाह्य वस्तुओं की सहायता से पाठक के मन में भी वैसे ही भाव उत्पन्न होते हैं जैसे कवि के मन में उत्पन्न हुए थे। अर्थात बाह्य वस्तुओं के माध्यम से कवि और पाठक के बीच में भाव तादात्म्य स्थापित हो जाता है और कवि तथा पाठक समान भाव भूमि पर आ मिल जाते हैं और भावों का संप्रेषण सफलतापूर्वक हो जाते हैं। इस तरह से आप लोग संप्रेषण अर्थात यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि प्रतिरूप अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रतिरूप सिद्धांत का संदर्भ अर्थात सिद्धांत के संदर्भ में जानकारी ली और अधिक जानकारी के लिए आप लोग इन ग्रंथों का आधार ले सकते हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के सिद्धांत शांति स्वरूप गुप्त, मैथिली प्रसाद भारद्वाज और कृष्णदेव शर्मा जी, इन ग्रंथों का आधार लेकर इनका अधिक से अधिक आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगले भाग में हम लोग पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। तो आप लोगों को ये कैसे लगा वस्तुनिष्ठ प्रतिरूपता सिद्धांत का स्वरूप? अगले भाग में पुनः नए विषय लेकर पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।